नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। आप ये जो मधुमक्खी का सा छत्ता देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ, इसे देख करके आपके मन में अचानक से ये फीलिंग आ रही होगी कि यार ये क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये जो छत्ते छत्ते से हनी बी से दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सब क्या है, हनी बी कौन सा, ये असल में सब बहुत बड़े टैंकर्स हैं। लगभग 1000 टैंकर आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, इन 1000 टैंकर्स में पानी भरा हुआ है। और ये पानी तो अच्छी बात होती है ना सर, क्या दिक्कत है। मैंने कहा ये पानी है कि इसके चलते जापान और साउथ कोरिया के संबंध बुरी तरह बिगड़ने वाले हैं। साउथ कोरिया ने धमकी दी है कि तुम्हारे इस पानी के कारण मैं तुमसे मछली नहीं खरीदूंगा। और तो और लोगों ने साउथ कोरिया के अंदर इस समय नमक के दाम 27% बढ़ चुके हैं। साउथ कोरिया की सरकार के द्वारा नमक के ऊपर सब्सिडी की घोषणा की गई है। साथियों, आपको यहां पर कुछ तस्वीरें दिख रही हैं दुनिया की एक ऐसी घटना साथियों जिसने दुनिया को दहला दिया था। आपको पता है धरती हिलती है, भूकंप कहलाता है, लेकिन धरती पानी के नीचे भी होती है, शायद आपको यह पता हो। समुद्र के नीचे भी धरती है, और जब समुद्र के नीचे की धरती हिलती है ना तो पानी हिल जाता है। जैसे कभी बाथरूम से आपने कभी बाल्टी सरकाई हो भरी हुई पानी की, तो पानी हिलने लगता है और छलक जाता है। ऐसे ही समुद्र में जब भूकंप आता है और पानी हिलता है तो उसे सुनामी कहते हैं। और उस छलके हुए पानी से कई बार आसपास के क्षेत्रों में बड़ा त्रासदी मचती है। ऐसी ही त्रासदी मची थी फुकुशिमा में। बवाल पूरी दुनिया में है। चीन प्रतिक्रिया दे रहा है, हालात खराब हैं। आइए चर्चा करते हैं क्या है ये सारा। साथियों, ये आपको जो नज़ारे दिख रहे हैं जिसमें आपको भीषण त्रासदी के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, पता ये क्या है? ये जापान का फुकुशिमा वो क्षेत्र है जहां पर कभी सुनामी आया था। सुनामी के कारण क्या विघ्न मचा था वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। जहां तहां समुद्र का पानी। जापान तो वैसे भी भूकंप का देश है, दिन भर धरती हिलती है, लेकिन इतना तेज हिलेगी किसी को अंदाजा नहीं। खबर क्या है? एक दिन पुरानी खबर है कि फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था उसके लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो वॉचडॉग बनाई गई, IAEA अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक न्यूक्लियर एजेंसी जो बनाई गई, उसके द्वारा इस पानी को रिलीज करने के लिए कह दिया गया है। इन डब्बों में जो रिएक्टर से टकराकर पानी मतलब समुद्र से टकराकर रिएक्टर में जो घुसा पानी था, जो रेडियो एक्टिव पानी था, जिसे डब्बों में भरकर रखा गया था, इन डब्बों के पानी को, इन टैंक के पानी को समुद्र में डालने की परमिशन UN की एक वॉच डॉग IAEA के द्वारा दे दी गई है, जिससे चाइना, साउथ कोरिया सब लोग बुरी तरह परेशान हो गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह खबर आपको 5 जुलाई की दिख रही है, जिसमें IAEA के जो चीफ हैं, यानी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी की जो निगरानी रखने वाली एजेंसी है, उसका जो चीफ है वो फुकुशिमा रेजिडेंट्स को यह विश्वास दिला रहा है, चिंता मत करो, पानी समुद्र में रिलीज हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन दुनिया भर के लोग, इवन जापान के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये सारे वो टैंकर्स हैं जिनकी तैयारी की जा रही है खोल करके समुद्र में बहाने की। इतने बड़े बड़े टैंकर शायद आपने तेल के टैंकर देखे होंगे। यहां पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये IAEA के हेड हैं, जो जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा जो हैं, इनको अपने द्वारा यह पेपर संभला रहे हैं, ये कॉपी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इन टैंकर्स के पानी को छोड़ दीजिए, हम संतुष्ट हैं कि आपने इनमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस खत्म कर दिए। लोगों का डर है कि खत्म नहीं हुई हैं, कुछ और हुआ है। क्या हुआ है? जापान ने IAEA को 1 मिलियन यूरो दिया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को रिश्वत दी है, ऐसा दक्षिण कोरिया के लोगों का आरोप है। जापान ने हालांकि इस बात से मना किया है कि हमने कोई पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दिया है, लेकिन दुनिया के लोग कह रहे हैं जापान ने रिश्वत देकर IAEA से कहलवाकर यह कहलवाया है कि कह दो कि इस पानी में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। हालात ये हैं कि जापान और साउथ कोरिया के नेता आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि भैया कम से कम इस पानी को रिलीज मत करो। लेकिन जापान की क्या मजबूरी है कि वो इस पानी को रिलीज किए बिना नहीं रह सकता, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान के खुद के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, नेटिव लोग हैं, वो तक विरोध कर रहे हैं कि अरे पानी मत रिलीज करो, हम लोग मछली खाकर जीते हैं। जापान में तो मछली का उत्पादन, क्योंकि वहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, तो बड़ी मात्रा में मछली का उत्पादन होता है। आप वहीं पर अगर इस प्रकार से ये न्यूक्लियर रिएक्टर से निकला हुआ रेडियो एक्टिव पानी डाल देंगे तो वो मछलियां हम कैसे खाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन जापान की सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो रिएक्टर का पानी डाल रहे हैं, जबकि लोग भूख के मारे
बेचैन हो रहे हैं कि हमारा क्या होगा। साउथ कोरिया ने साफ मना कर दिया है कि यहां की मछलियां अब हम नहीं खरीदेंगे। साउथ कोरिया में क्या हो रहा है? साउथ कोरिया के अंदर साथियों लोगों ने नमक इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। क्या रेडियो एक्टिविटी से बचने में काम आता है नमक? अजी नहीं। गांधी जी याद है दांडी यात्रा करके क्यों गए थे? ताकि नमक बना करके नमक कानून, नमक सत्याग्रह कर सके। साथियों वो नमक समुद्र के पानी से बनता है। नॉर्थ साउथ कोरिया में भी ऐसे ही बनता है। ऐसी स्थिति में लोग, क्योंकि समुद्र में थोड़े दिनों बाद रेडियो एक्टिविटी की मात्रा बढ़ने वाली है, इसलिए साउथ कोरियन लोग नमक खरीद खरीद के घरों में रख रहे हैं, क्योंकि यह पानी निकलते ही साउथ कोरिया भी पहुंचेगा और उस पानी में रेडियो एक्टिविटी होगी। इस वजह से कोरियाई लोगों को जो सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है वो नमक की हो रही है, इसलिए वो पैनिक बाइंग कर रहे हैं, डर के मारे खरीद कर रख रहे हैं। अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि नमक के दाम 27% बढ़ गए हैं। सरकार ने नमक सस्ता करने के लिए सब्सिडी दी है। 11 जुलाई तक रोजाना बाजार में 50 मैट्रिक टन सस्ता नमक उतारने का निर्णय साउथ कोरिया की सरकार ने लिया है। 20% तक सस्ता करने के लिए साउथ कोरिया सरकार कोशिश कर रही है। नमक की दुकानों पर लाइन लगी हुई है, नमक की शेल्फ खाली हो रही है। पानी छोड़ने के लिए 1 हफ्ते में परमिट मिलने की पूरी उम्मीद की जा रही है। अगर माना जाए तो 2021 से ये जापान पूरी कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार से इस पानी को छोड़ा जाए, लेकिन फाइनली वो जीत गया है। आपको याद होना चाहिए दुनिया में 2 ही भीषण हादसे हुए हैं। बड़े हादसे कई हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़े हादसे हैं उनमें फुकुशिमा हादसा और चेरनोबिल हादसा प्रसिद्ध है, और ये दोनों ही इस समय भी सुर्खियों में है। ये यूक्रेन संकट के कारण और ये अब जापान के कारण। दिमाग में बनेगा कि ऐसा क्या हुआ था। साथियों 9 रिएक्टर स्केल का एक भूकंप आया था। उस भूकंप ने समुद्र के नीचे जो भूकंप आया था उसने समुद्र के पानी को हिला दिया और सुनामी ले आया। सुनामी का ये जो पानी है, ये तोहोकू क्षेत्र जो है वहां पर पूरी तरह बर्बादी फैला दिया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित करना पड़ा। समुद्र से निकला पानी जब ये फुकुशिमा प्लांट में पहुंचा तो 12 से 14 मार्च के बीच में यह 1 से 3 बार रिएक्टर नंबर में धमाके हुए। अलग अलग रिएक्टर्स में धमाके हुए। कूलिंग चैंबर्स काम नहीं कर पाए और वहां पर न्यूक्लियर जो मटेरियल है, फिजाइल मटेरियल है, वो पिघलना शुरू हुआ। 14 मीटर की ऊंचाई पर पानी प्लांट में घुस गया। रिएक्टर्स में धमाके होने लगे और वो पानी कुछ इस प्रकार से समुद्र से चल करके रिएक्टर की तरफ आया था। आप सोचिए, इसी पानी को इन टैंकों में भरकर रखा गया है। रिएक्टर में लगी आग को कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर के ऊपर से पानी डाला गया। समुद्र में जहाज कर करके खड़े पानी डाला गया। यह रिएक्टर तैयार था 8 रिएक्टर तक का झटका झेलने के लिए। 9 रिएक्टर का भूकंप आ गया था। जो ये रिएक्टर 1971 में बना था, इस रिएक्टर ने इतने बड़ी भूकंप की कल्पना नहीं की थी और ये पूरी तरह इसके कारण बर्बाद हो गया। हालात ये हुए कि लोगों की बड़ी मात्रा में मौत हुई। इस हादसे के अंदर कुल 19,500 लोगों की मौत हुई। 20 किलोमीटर के क्षेत्र में भूमिगत पानी में रेडिएशन फैल गया। फल सब्जी में खतरनाक केमिकल मिल गए। आयोडीन 131 की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। थायराइड कैंसर लोगों में बढ़ने लगा। 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक के दायरे में लोगों को खाली कराकर दूर भेज दिया। यह दुर्भाग्य है परमाणु का, जापान का, कि वो पहले हिरोशिमा नागासाकी देख चुका है, फिर उसने फुकुशिमा देखा, उसके साथ में ये सारी मुसीबतें देखी। इस पानी को एकत्र करके फिर 1000 टैंकों में स्टोर किया गया। इस पानी को टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा स्टोर करके इसकी रेडियो एक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म किया गया। इसमें इतना पानी है कि 500 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरने के लिए वो पानी काफी हो सकता है। पानी में मौजूद है फिलहाल रेडियो एक्टिव मटेरियल ट्रिटियम, जो कि अभी भी विद्यमान है, जिसकी वजह से लोग चिंतित हैं, वो खत्म नहीं हुआ है। चाइना इस बात का विरोध कर रहा है, दुनिया इसका विरोध कर रही है कि इस पानी को ना रिलीज किया जाए, लेकिन मतलब साउथ कोरिया, चाइना, हांगकांग, इन सब के प्रोटेस्ट के बावजूद जापान ने यूएन की एजेंसी का जो परमिशन लिया है उसके चलते वो इसे रिलीज करेगा। कारण है साथियों, असल में ये जो टैंक बनाए गए थे ना, इनकी क्षमता 2024 में खत्म हो जाएगी। हर चीज का अपना टाइम होता है, जो भी आप निर्माण करते हैं उसकी एक टाइम लिमिट होती है। ये 2024 में इसकी क्षमता खत्म हो जाएगी। तो 13 लाख मीटर का जो पानी है ना, क्यूबिक मीटर जो पानी जो इसमें जमा है, वो असल में 2024 में इस टैंक की क्षमता खत्म हो जाएगी। टैंक होल्ड नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जापान को इन टैंक की हिफाजत करने के लिए सालाना $7.3 बिलियन खर्च करना पड़ता है। मतलब 12.1 ट्रिलियन जापानी येन अब तक खर्च हो चुके हैं इस क्षेत्र के रखरखाव में। यदि उन्होंने $1 मिलियन IAEA को दे भी दिए हों तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उसने इस तरह की परमिशन दे दी हो। इतना खर्चा जापान का ऑलरेडी होता है, इस वजह से ये सारा काम जापान कर रहा है।